नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 18 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत की प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) को संबोधित किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? ऑप्शन A है भारत और यूरोपीय संघ के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ऑप्शन B है औद्योगिक सहयोग और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन C है हिंद महासागर के लिए सैन्य रक्षा रणनीतियों पर चर्चा करना। ऑप्शन D है वैश्विक विनिर्माण के लिए पर्यावरणीय नीतियों का मानकीकरण करना। सही जवाब है ऑप्शन B, औद्योगिक सहयोग और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना। ERT को प्रधानमंत्री का संबोधन विशेष रूप से भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से था। विकल्प ए गलत है क्योंकि ध्यान सांस्कृतिक क्षेत्रों के बजाय औद्योगिक आर्थिक क्षेत्रों पर था। विकल्प सी गलत है क्योंकि ERT एक व्यवसाय केंद्रित मंच है, न कि सुरक्षा या रक्षा संगठन। विकल्प डी गलत है क्योंकि जबकि स्थिरता एक वैश्विक विषय है, इस विशिष्ट संबोधन का प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी था। परीक्षा टिप: अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते समय हमेशा पहचानें कि क्या संगठन आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य है ताकि अप्रासंगिक विकल्पों को जल्दी से हटाया जा सके। यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) एक प्रमुख मंच है जिसमें लगभग 60 मुख्य कार्यकारी और यूरोपीय मूल की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्ष शामिल हैं। ये यूरोपीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में कार्य करता है। इस तरह के उच्च स्तरीय उद्योग समूहों के साथ जुड़कर भारत का लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को यूरोपीय बाजार के साथ एकीकृत करना है। ये यूरोपीय संघ (EU) से अलग है क्योंकि यह औद्योगिक नीति पर निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत की प्रधानमंत्री की हालिया नीदरलैंड यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी? ऑप्शन A है पर्यटन, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान। ऑप्शन B है व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्र। ऑप्शन C है रक्षा खरीद और अंतरिक्ष अन्वेषण। ऑप्शन D है वित्तीय बैंकिंग और कपड़ा निर्यात। सही जवाब है ऑप्शन B, व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्र। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यात्रा का उद्देश्य व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। विकल्प ए, जबकि द्विपक्षीय वार्ता में आम है, इस संदर्भ में उल्लिखित विशिष्ट ध्यान केंद्रित नहीं है। विकल्प सी में रक्षा और अंतरिक्ष का उल्लेख है, जो इस यात्रा के प्राथमिक ध्यान से अलग हैं। विकल्प डी में बैंकिंग और वस्त्रों का उल्लेख है, जो इन विशिष्ट द्विपक्षीय परिणामों में उजागर किए गए मुख्य स्तंभ नहीं हैं। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सामान्य धारणाओं पर हमेशा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति या शीर्षक में दिए गए विशिष्ट कीवर्ड को प्राथमिकता दें। भारत और नीदरलैंड के बीच एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध है, जो अक्सर मजबूत आर्थिक संबंधों द्वारा चिन्हित होता है। नीदरलैंड भारत में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों में से एक है। इस तरह की उच्च स्तरीय यात्राओं में द्विपक्षीय परिणामों में आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर करना शामिल होता है। ये यात्राएं दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का काम करती हैं, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी में नीदरलैंड की विशेषज्ञता और भारत की बढ़ती बाजार क्षमता का लाभ उठाना है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौकायन खेलों और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक नए नेवल सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन A है विशाखापत्तनम। ऑप्शन B है भोपाल। ऑप्शन C है कोची। ऑप्शन D है मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन B, भोपाल। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर भोपाल, मध्य प्रदेश में नए नेवल सेलिंग नोड की स्थापना की ताकि शहर के बड़े झीलों के भौगोलिक लाभ का लाभ उठाया जा सके। विशाखापत्तनम, कोची और मुंबई प्रमुख नौसैनिक अड्डे और समुद्री संचालन के केंद्र हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट नव उद्घाटन नौकायन सुविधा के लिए स्थान नहीं थे। ये प्रश्न विशिष्ट रक्षा पहलों को उनके संबंधित भौगोलिक स्थानों से जोड़ने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। एसएससी अक्सर सशस्त्र बलों द्वारा शुरू की गई नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में पूछता है।
ऐसे सामयिक मामलों के प्रश्नों के लिए स्थान और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना याद रखें। भारतीय नौसेना अपने कर्मियों के बीच टीम वर्क, लचीलापन और अनुशासन जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए नौकायन जैसे साहसिक खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। भोपाल को झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है, जो जल आधारित प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी नौकायन आयोजनों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। भू आबद्ध क्षेत्रों में ऐसे नोड्स की स्थापना करके नौसेना का लक्ष्य पूरे देश में जल क्रीड़ाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस तरह की पहल युवाओं को शामिल करने और गैर तटीय राज्यों में समुद्री चेतना का निर्माण करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत ने हाल ही में 2026-2030 की अवधि के लिए एक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप की घोषणा की है, जिसके सहयोग से निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया जाएगा? ऑप्शन A है डेनमार्क, ऑप्शन B है नीदरलैंड, ऑप्शन C है बेल्जियम, ऑप्शन D है जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन B नीदरलैंड। सही उत्तर नीदरलैंड है, क्योंकि नव अनावरणित रणनीतिक साझेदारी रोडमैप विशेष रूप से 2026-2030 के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग को कवर करता है। डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी भी यूरोपीय राष्ट्र हैं जिनके भारत के साथ मजबूत राजनयिक संबंध हैं, जो उन्हें बहुविकल्पीय प्रारूप में ध्यान भटकाने वाले बना सकते हैं। हालांकि वे इस विशिष्ट 2026-2030 रोडमैप के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। परीक्षा टिप: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्नों से निपटने के दौरान रोडमैप में उल्लिखित विशिष्ट वर्षों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि परीक्षक अक्सर समय रेखा को समान रखते हुए देश के नाम को बदल देते हैं। रणनीतिक साझेदारी औपचारिक राजनयिक ढांचे हैं जिन्हें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोडमैप एक संरचित समयरेखा के रूप में काम करते हैं जो द्विपक्षीय उद्देश्यों के लिए स्पष्टता और जवाबदेही प्रदान करते हैं। भारत नीदरलैंड संबंध ऐतिहासिक रूप से जल प्रबंधन, कृषि और उच्च तकनीकी विनिर्माण पर केंद्रित रहे हैं। इस तरह की साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट और एक्सटेंडेड नेबरहुड विदेश नीति पहुंच के आवश्यक स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री की राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आधिकारिक यात्रा के बाद भारत के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया? ऑप्शन A है डेनमार्क, ऑप्शन B है नेदरलैंड्स, ऑप्शन C है बेल्जियम, ऑप्शन D है जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन B नेदरलैंड्स। समाचार रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की नेदरलैंड्स यात्रा के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया था। डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी यूरोपीय राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत के मजबूत संबंध हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट संयुक्त बयान का विषय नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न अक्सर राजनयिक यात्रा के मेजबान देश पर केंद्रित होते हैं। पड़ोसी यूरोपीय देशों के साथ भ्रम से बचने के लिए हमेशा शीर्षक में उल्लिखित विशिष्ट भागीदार राष्ट्र को सत्यापित करें। ये प्रश्न हाल ही में उच्च स्तरीय राजनयिक पहुंच में शामिल विशिष्ट द्विपक्षीय भागीदार को याद करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। भारत और नेदरलैंड्स ने 1947 से औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं, जिनकी विशेषता गहन आर्थिक एकीकरण है। नेदरलैंड्स लगातार भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) के शीर्ष स्रोतों में से एक है। उनका द्विपक्षीय सहयोग विशेष रूप से जल प्रबंधन, बंदरगाह अवसंरचना, कृषि और सतत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। ये रणनीतिक साझेदारियां अक्सर उच्च स्तरीय राजकीय यात्राओं और संयुक्त बयानों के माध्यम से औपचारिक रूप दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, स्वीडन की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की? ऑप्शन A है स्टीफन लोफवन, ऑप्शन B है उल्फ क्रिस्टरसन, ऑप्शन C है मैग्डालेना एंडरसन, ऑप्शन D है फ्रेडरिक रेनफेल्ड। सही जवाब है ऑप्शन B उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और वही नेता हैं जिनके साथ हाल ही में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। स्टीफन लोफवन और मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये गलत विकल्प हैं। फ्रेडरिक रेनफेल्ड भी एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वर्तमान राजनयिक संदर्भ से बहुत पहले सेवा की थी। परीक्षा टिप: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्नों के लिए हमेशा वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों या सरकार पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि पुराने नामों का उपयोग अक्सर एसएससी परीक्षाओं में ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है।
भारत और स्वीडन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित एक मजबूत राजनयिक संबंध बनाए रखते हैं। उनका सहयोग नवाचार, जलवायु स्थिरता और व्यापार भागीदारी पर बहुत अधिक केंद्रित है। स्वीडन यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और ये द्विपक्षीय वार्ता नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकों के परिणामस्वरूप अक्सर हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन के संबंध में समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला कौन सा संगठन स्थापित कर रहा है? ऑप्शन A है भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ऑप्शन B है राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH। ऑप्शन C है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI। ऑप्शन D है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI। सही जवाब है ऑप्शन B राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH। घरेलू फुटवियर गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने के लिए इस विशिष्ट प्रयोगशाला को लॉन्च करने वाली सही इकाई राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH गाजियाबाद है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, न कि वो जो इस विशिष्ट प्रयोगशाला को लॉन्च कर रहा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के बजाय मान्यता पर ध्यान केंद्रित करती है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI प्रशिक्षण और डिजाइन में शामिल है, लेकिन इस विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित संगठन नहीं है। परीक्षा टिप: बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय हमेशा नियामक निकायों जैसे BIS और परीक्षण प्रमाणीकरण निकायों जैसे NTH के बीच अंतर करें। राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और यह औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। NTH भारत भर में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गाजियाबाद सहित कई क्षेत्रीय केंद्रों का संचालन करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निर्मित सामान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देने के लिए मधुर डेयरी के लिए एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? ऑप्शन A है आनंद। ऑप्शन B है दशेला। ऑप्शन C है गांधीनगर। ऑप्शन D है सूरत। सही जवाब है ऑप्शन B दशेला। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मधुर डेयरी के नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन दशेला में किया गया था। आनंद गलत है क्योंकि यह अमूल का मुख्यालय है, लेकिन इस विशिष्ट उद्घाटन का स्थल नहीं है। गांधीनगर और सूरत गुजरात के प्रमुख शहर हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए वे स्थल नहीं थे। परीक्षा टिप: SSC परीक्षाओं में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन में उल्लिखित विशिष्ट स्थानों पर ध्यान दें क्योंकि वर्तमान मामलों के अनुभाग में उनका अक्सर परीक्षण किया जाता है। सहकार से समृद्धि, सहकारिता के माध्यम से समृद्धि विजन का उद्देश्य एक अलग प्रशासनिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करके सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंत्रालय के रूप में जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ये पहल किसानों और छोटे पैमाने के उत्पादकों को एक औपचारिक सहकारी ढांचे में एकीकृत करके उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। सवाल ये है, हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री को स्वीडन की यात्रा के दौरान कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन A है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ऑप्शन B है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ऑप्शन C है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑप्शन D है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। सही जवाब है ऑप्शन B रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। प्रधानमंत्री को स्वीडन की यात्रा के दौरान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, जिससे B सही उत्तर है। विकल्प A ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल एक पोलिश सम्मान है। विकल्प C ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक जापानी सम्मान है और विकल्प D ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर एक फ्रांसीसी सम्मान है। इन विकल्पों को ध्यान भटकाने के लिए चुना गया है क्योंकि ये सभी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो अक्सर विश्व नेताओं को प्रदान किए जाते हैं। परीक्षा टिप: अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को याद करते समय आदेश के नाम को उसके मूल देश से जोड़ें क्योंकि SSC अक्सर पुरस्कारों को उनके संबंधित देशों से मिलाने के लिए कहता है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार एक स्वीडिश शूरवीरता का आदेश है जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1748 को राजा फ्रेडरिक प्रथम ने की थी।
ऐतिहासिक रूप से ये स्वीडिश और विदेशी नागरिकों दोनों को नागरिक गुणों के लिए दिया जाता था, लेकिन 1975 से यह विशेष रूप से विदेशी नागरिकों और शाही परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित है। ये राजनयिक मित्रता और स्वीडिश राज्य के लिए विशिष्ट सेवा की मान्यता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, दशकीय जनसंख्या जनगणना के अग्रदूत के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए क्षेत्र संचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं? ऑप्शन A है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। ऑप्शन B है राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली, MCD। ऑप्शन C है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। ऑप्शन D है गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा एंड लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन B, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली, MCD। हालिया सरकारी घोषणा पुष्टि करती है कि राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के MCD क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का संचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। विकल्प A, C और D उन राज्यों को सूचीबद्ध करते हैं जो इस विशिष्ट चरण की शुरुआत का हिस्सा नहीं थे। जनगणना गतिविधियों में शामिल विशिष्ट क्षेत्रों को समझना SSC परीक्षाओं में करंट अफेयर्स अनुभागों के लिए आवश्यक है। टिप: जनगणना से संबंधित समाचारों को हमेशा सेंसस एक्ट ऑफ 1948 से जोड़ें, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाने वाला स्टैटिक जी विषय है। भारत की जनगणना देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास है, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये सेंसस एक्ट 1948 द्वारा शासित है, जो केंद्र सरकार को इस अभ्यास को संचालित करने का अधिकार देता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जनगणना डेटा के संचालन और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ये डेटा भारत में नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और संसदीय परिसीमन के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब क्विक रिवीजन। आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. भारत की प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) को संबोधित किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? आंसर: औद्योगिक सहयोग और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना। 2. भारत की प्रधानमंत्री की हालिया नीदरलैंड यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी? आंसर: व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्र। 3. भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौकायन खेलों और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक नए नेवल सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? आंसर: भोपाल। 4. भारत ने हाल ही में 2026-2030 की अवधि के लिए एक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप की घोषणा की है, जिसके सहयोग से निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया जाएगा? आंसर: नीदरलैंड। 5. हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री की राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आधिकारिक यात्रा के बाद भारत के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया? आंसर: नेदरलैंड्स। 6. स्वीडन की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की? आंसर: उल्फ क्रिस्टरसन। 7. मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला कौन सा संगठन स्थापित कर रहा है? आंसर: राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH). 8. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देने के लिए मधुर डेयरी के लिए एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? आंसर: दशेला। 9. हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री को स्वीडन की यात्रा के दौरान कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर: रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। 10. दशकीय जनसंख्या जनगणना के अग्रदूत के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए क्षेत्र संचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं? आंसर: राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली, MCD। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे। पढ़ते रहो, सफल होते रहो।